बॉस, टेल, टॉस। क्यों? क्योंकि भले ही वो 2 बार आए हैं, किंतु उनकी आवाज़ एक ही होने के कारण मैं उसकी आवाज़ एक ही बार लूँगा। तो बॉस, टेल, टॉस, हिल, मेस, पिल। तो ये है हमारा अगला कॉन्सेप्ट। जब 2 समान आवाज़ वाले अक्षर साथ में आते हैं तो उसका अंग्रेजी शब्द बोलने समय हम एक ही बार उसका उपयोग करेंगे, उसको 2 बार नहीं दोहराएंगे। अभी सी के कॉन्सेप्ट नंबर 4, सी की भी आवाज़ के है और क की भी आवाज़ के है। कॉन्सेप्ट 3 में हमने क्या देखा? 2 समान आवाज़ वाले अक्षर सेम थे, एसएस, एलएल, एफएफ भी आ सकता है, जीजी भी आ सकता है, लेकिन सी के ये अलग अलग अक्षर है, किंतु इनकी आवाज़ एक ही होने के कारण ये भले ही 2 बार आए, हम उनकी आवाज़ एक ही बार लेंगे। तो PICK को मैं पिक का नहीं पिक कहूँगा, ROCK को मैं रॉक का नहीं रॉक कहूँगा, LOCK को मैं लॉक का नहीं लॉक कहूँगा, KICK किक, SACK सैक, LUCK लक। सबसे अच्छी बात यह है, जब हम वर्ड्स पढ़ाएंगे ना, हम इसका अर्थ भी बच्चों को बताएंगे। पिक यानी उठाना, रॉक मतलब पत्थर, लॉक मतलब ताला। तो जैसे जैसे पढ़ता है ना, वैसे वैसे उसकी वोकैबुलरी भी बनती जाती है। बहुत मज़ा आता है उसको। इतना पढ़ लेगा ना, खुद से कुछ तो फाइटिंग करके थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देगा और आपको आके पूछेगा इसका उच्चार क्या, उसका उच्चार क्या। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद की बात यह है कि अभी वो पढ़ रहा है, डर नहीं रहा है, नए नए शब्द खोजता है। पहले भाग जाता था, अभी भाग नहीं रहा है। गलत ही उच्चार करता है क्यों ना, लेकिन कर तो रहा है, भाग तो नहीं रहा है। जब हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाए सिल्वर लेवल के कॉन्सेप्ट 4, तो हमने विशेष तौर पर 2 ऐसे पार्ट्स डाले जिनको हम कॉमन वर्ड्स कहते हैं। कॉमन वर्ड्स यानी वो शब्द जो अंग्रेज़ी में बार बार आते रहते हैं, किंतु अगर आप उनको देखें ना तो उनका उच्चार करने समय वो किसी नियम का पालन नहीं करते। जैसे अगर 11 नंबर वाला शब्द देखो WE, तो अब बच्चा बोलेगा सर आपने तो कहा था W की आवाज़ वो, E की आवाज़ है, तो वे नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमन वर्ड्स 1 और कॉमन वर्ड्स 2 नामक वे सारे शब्द जो अंग्रेज़ी में हर वाक्य में बार बार आते ही जाएंगे, उनको हमने अलग से निकाल के उनको कॉमन वर्ड्स बोला है। इसको बच्चों से सिर्फ पढ़वा के लेना है, रटवा के नहीं, सिर्फ पढ़वा के लेना है। कुछ नहीं करना है। 2-3 दिन बच्चों चार्ट्स बोर्ड पे लिख दीजिए, रोज़ सुबह शाम बच्चों को बोले चलो अभी हम कॉमन वर्ड्स 1 पढ़ेंगे, तो आई हो गया, अ हो गया, एज हो गया। उसी प्रकार कॉमन वर्ड्स 2 ये कॉमन है क्योंकि ये बार आते हैं और इनको अलग से ट्रीटमेंट इसलिए दी गई है क्योंकि ये अभी तक सिखाए हुए नियमों के बाहर के शब्द है। तो कॉमन वर्ड्स 1, कॉमन वर्ड्स 2 इसलिए हम करते हैं ताकि बच्चों को उन शब्दों में गलती ना हो पढ़ने समय जिन शब्दों का उपयोग हर एक वाक्य में होने ही वाला है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, तो ये रहा हमारा सिल्वर लेवल। और सिल्वर लेवल में हमने 4 कॉन्सेप्ट्स देख लिए और इसके पश्चात जो है मैजिक वर्ड से आप खुद ढूंढ सकते हैं। पढ़ाने का समय आए तो हमसे मांग सकते हैं। तो अभी तक जो पढ़ाया गया उसके आधार पर बनाए हुए जो बड़े शब्द जैसे BOOM, BASTIC, BOOM बूम, BS बैश, TIC टिक, बूम्बास्टिक। तो ये हो गया एक मैजिक वर्ड। तो चलिए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो शिक्षकों ने अपने बच्चों के साथ की। इसी प्रकार आप भी अपने बच्चों के साथ इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड करके हमें, तो इससे हम सिल्वर लेवल की समाप्ति करते हैं। एलिमेंट्री रीडिंग ये इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम का पहला लेवल है। एलिमेंट्री रीडिंग में कुल मिला के
4 मॉड्यूल्स है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। हमने सेशन 1 में ब्रॉन्ज और सिल्वर ये दो मॉड्यूल्स पे फोकस किया। शुरुआत में ब्रॉन्ज और सिल्वर के रिवीजन के साथ करूँगा। सर्वप्रथम ब्रॉन्ज की ओर देखते हैं। शुरुआत हमने कैसी करी? अक्षरों की पहचान से। अभी क्या आपके क्लास में अगर ऐसे बच्चे हो जिन्हें अक्षर भी पहचानने नहीं आती, तो शुरुआत उनको अक्षर की पहचान से कराइए। बच्चों को कैपिटल और स्मॉल दोनों की पहचान आनी बहुत आवश्यक है। हमने महाराष्ट्र में काफ़ी काम किया, तो शुरुआती दिनों में हमारे ध्यान में एक आया कि काफ़ी सारे बच्चे ये अक्षर सिर्फ कैपिटल में ही पहचान पाते थे, स्मॉल में पहचान नहीं पाते थे। लेकिन जो लिखित इंग्लिश होती है उसमें सिर्फ पहला अक्षर, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल में होता है और बाकी सारे अक्षर स्मॉल में होते हैं। तो अगर स्मॉल अक्षर की पहचान न हो पा रही है तो बच्चों को रीडिंग करना मुश्किल होगा। मैं आपसे एक कन्फेशन करता हूँ, मेरे लिए पूरे इंग्लिश में सबसे कठिन क्या है पता है? बच्चों को ABCD पढ़ाना, क्योंकि उसमें कोई टेक्निक नहीं है, उसमें प्रैक्टिस लगती है, बच्चों से बार बार धीरे धीरे करवा के लेना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चों को सही से ABCD पहचानने आने लगे, कैपिटल और स्मॉल दोनों में, तो उसके तुरंत पश्चात एलिमेंट्री रीडिंग के लेवल की शुरुआत हो सकती है। तो एलिमेंट्री रीडिंग के ब्रॉन्ज लेवल में हमने सबसे पहले देखे साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट। साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल मिला के 26 अक्षर है। उसमें वॉवल्स है, अव्यय, और कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन। वॉवल है 5, AEIOU, और कॉन्सोनेंट्स है बचे हुए 21। अभी हमने कॉन्सोनेंट्स को भी दो भागों में विभाजित किया, कॉन्सोनेंट्स 1 और कॉन्सोनेंट्स 2। कॉन्सोनेंट्स 1 माने वो अक्षर जिनकी आवाज़ उनके नाम में ही छुपी है। तो 21 कॉन्सोनेंट्स में से हमने 15 ऐसे कॉन्सोनेंट्स देखे जिनकी आवाज़ को बच्चों को याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी आवाज़ उनके नाम में ही छुपी है। उदाहरण के तौर पर B, B, D, D, F, F, J, J। और हमने 6 कॉन्सोनेंट्स अलग से निकाले क्योंकि उनकी आवाज़ उनके नाम से पहचान में नहीं आती। अगर मैं C कहूँगा तो अगर मैं C कहूँगा तो उसकी आवाज़ स है, ऐसा ही अनुमान लगता है, किंतु C की आवाज़ क है। C की आवाज़ स भी होती है, वो कब होती है मैं आपको बताऊँगा। उसी प्रकार जब मैं G कहता हूँ तो ज सुनने में आता है लेकिन आवाज़ है ग। H कहता हूँ तो च सुनने में आती है लेकिन आवाज़ है ह। उसी प्रकार Q क्व, W व और Y य। तो बच्चों को सिखाने में आसानी हो और उनको याद रखने में आसानी हो, इसलिए हमने इन 21 कॉन्सोनेंट्स को दो भागों में विभाजित किया है। पहले 15 कॉन्सोनेंट्स जिनकी आवाज़ उनके नाम में छुपी है और बचे हुए 6 कॉन्सोनेंट्स याद रखनी पड़ती है। वॉवेल्स 5 AEIOU, लेकिन पहले सेशन में हमने ये भी देखा कि ये 5 वॉवेल के कुल मिला के 18 आवाज़ें होती है, इसलिए अंग्रेज़ी मुश्किल भी है। आप हिंदी लीजिए, मराठी लीजिए, तो हर एक आवाज़ के लिए एक अलग अलग अक्षर है। इंग्लिश में उन्हीं अक्षरों के साथ बहुत सारे आवाज़ बनाने की कोशिश हुई है। उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, READ ये शब्द है रीड, बट इसका पास्ट टेंस रेड होता है और उसका स्पेलिंग होता है READ। तो रेड READ पास्ट टेंस है रीड का, और RED यानी लाल, इसका भी उच्चार रेडी होता है। उसके पश्चात काफ़ी सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें साइलेंट लेटर होता है, जैसे साइकोलॉजी। अभी बच्चों का पूछना कॉमन है कि सर अगर P का उच्चार लेना ही नहीं था तो आपने P क्यों लगाया। साइलेंट वर्ड्स या साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, किंतु
जब जब वो आएंगे तब तब हमें बच्चों को ये बताना है कि भाई इसका उच्चार ऐसे होता है, किंतु उसका स्पेलिंग लिखते वक्त ध्यान रखना कि साइकोलॉजी में तो पी लगाएगा और भले ही तो ऑनेस्ट बोलेगा उसकी शुरुआत एच से होगी। तो ये जो साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट में हम वॉवेल्स देख रहे हैं, हम उन 18 आवाज़ों में से केवल 5 आवाज़ों पर ध्यान देने वाले हैं। कौन से 5 आवाज़ है? ये वो 5 आवाज़ है जिनकी मदद से अंग्रेज़ी में इन वॉवेल से अधिकतर शब्द बनते हैं। सो दीज 5 फॉर्म द मोस्ट कॉमन साउंड ऑफ द वॉवेल्स, इसीलिए हम इनको फर्स्ट साउंड ऐसा कहते हैं। तो फर्स्ट साउंड कौन सा? एप्पल वाला ए, एग वाला ए, इंक वाला ई, ऑरेंज वाला अ और अंकल वाला अ। बहुत ज़रूरी है बच्चों से जब हम आवाज़ याद करवा के लेते हैं तो उन्हें किसी चीज़ की मदद हो, रेफरेंस हो, जैसे एप्पल वाला ए, गन वाला ग, गणपति वाला ग, तो उस रेफरेंस की वजह से वो ये याद रखते हैं। उसके बाद अक्षरों की आवाज़ याद होने के बाद हम मुड़े कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, जहाँ पर हम कॉन्सोनेंट को वॉवेल के साथ जोड़ रहे थे। तो अगर मैंने एक कॉन्सोनेंट लिया और उसको एक वॉवेल जोड़ दिया तो उन 2 अक्षरों की आवाज़ क्या होगी, ये हमने बच्चों को सिखाया। जैसे एफ को मैंने ए जोड़ दिया तो बच्चा शुरुआती दिनों में फ ए बोलेगा, बट प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे वो बोलेगा फै। वैसे करके हर एक कॉन्सोनेंट उठाना है, हर एक कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल लगाना है और उन बने हुए 2 अक्षरों की आवाज़ बच्चों को पूछनी है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कॉन्सोनेंट को हमने वॉवेल जोड़ा और उससे बने हुए 2 अक्षरी शब्दों को बच्चों से पढ़वाया। इसके बाद बच्चा एक्चुअली खुद से पढ़ना शुरू कर देता है। हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर मुड़े, जहाँ पर 3 लेटर वर्ड्स हमने बच्चों को सिखाए। 3 लेटर वर्ड्स मतलब क्या? वो 2 लेटर वर्ड्स कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, उसको तो अभी पढ़ना आता है। उसके बाद हम कॉन्सोनेंट जोड़ना शुरू कर दिए। तो फै को मैंने एन लगा दिया तो फैन हो गया, अगर मैं जी लगा देता तो फैग हो जाता, अगर डी लगा देता तो फैड हो जाता। उसी प्रकार डब्ल्यू ई वे, उसको टी जोड़ दिया तो वेट हो गया, के आई की, उसको डी जोड़ दिया तो किड हो गया, एफ ओ फॉ, एक्स जोड़ दिया तो फॉक्स हो गया, एच यू ह, टी जोड़ दिया तो हट हो गया। और एक बात जो मैं दोहराना चाहूँगा, इस प्रोग्राम में जब जब हम बच्चों को ये शब्द पढ़वाते हैं तब आपके पास जो डिजिटल फॉर्म में व्हाट्सएप के द्वारा मटेरियल पहुँचेगा, उस मटेरियल में इन सभी शब्दों के चित्र भी है। कम से कम 450 शब्दों की वोकैबुलरी आसानी से बनेगी। तो जैसे जैसे बच्चा पढ़ने लग जाता है वैसे वैसे पढ़े हुए शब्द का अगर हम उसको अर्थ बता पाए तो उसको ध्यान में वो सहज तरीके से रहता है, क्योंकि अभी वो पढ़ सकता है। जो शब्द पढ़ सकता है वो उसके लिए अपना हो गया है। उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम उसको इसका मतलब बताएंगे तो उसको वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। उसके पश्चात हम ब्रॉन्ज लेवल के कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे मुड़े। 4 कॉन्सेप्ट में क्या था? 4 लेटर वर्ड्स थे। तो वैसे ही किया, जैसे 3 लेटर वर्ड हमने 2 लेटर को कॉन्सोनेंट जोड़ के किया था, वैसे ही 4 लेटर को हम 3 लेटर के बाद कॉन्सोनेंट लगाकर पढ़ते हैं। इसमें हमने एक चीज़ सीखी थी। उदाहरण के तौर पर BAN बैन होता है, उसके आगे मैंने डी जोड़ दिया तो शुरुआती दिनों में बच्चा बोलेगा बैनर्ड। मुझे सिर्फ उसको याद दिलाने कि बच्चे बैनर्ड नहीं बैंड होता है। प्रैक्टिस से धीरे धीरे वो सही पढ़ना सीख जाएगा। क्या अगर आपके बच्चे थोड़े उम्र में बड़े हैं, 4ठी कक्षा 5वीं कक्षा के हैं, तो उनको ये बताना है कि देख बच्चे, जब भी 2 कॉन्सोनेंट साथ में आएंगे ना तो उसका जोड़ाक्षर बन जाएगा। तो जब मैं बैंड बोलूँगा BN, तो N को अगर ड लग गया तो मैं बैनर्ड नहीं बैंड बोलूँगा, N आधा और ड पूरा। उसी प्रकार अगर मैंने MEL को T जोड़ दिया तो मेलेट नहीं मेल्ट होगा, पिघलना, तो ल आधा और T पूरा। उसी प्रकार LIF लिफ्ट को T जोड़ दिया तो लिफ्ट, PON पॉन को D जोड़ दिया तो पॉन्ड, CUR कर D जोड़ दिया कर्ड दही। 4 अक्षरी शब्दों के पश्चात हम मुड़े मैजिक वर्ड्स की ओर। मैजिक वर्ड्स मतलब क्या है? ऐसे बड़े शब्द जो छोटे छोटे 3 या 4 अक्षरी शब्दों से बने हैं।
तो ये छोटे छोटे 3-4 अक्षरी शब्दों को बच्चों से अलग से पढ़वाना है। जब वो पढ़ पाए तो उनको जोड़ना है। तो सडनली वो बच्चा 3-4 अक्षरों से लेकर 8, 9, 10 अक्षरों वाले शब्द पढ़ना लग जाता है, शब्द पढ़ने लग जाता है। उदाहरण के तौर पर SEG सेग वो पढ़ सकता है, MENT मेंट पढ़ सकता है। दोनों को जोड़ दिया तो सेगमेंट हो गया। उसी प्रकार CA कैब, BIB, NET नेट साथ में हो गया तो कैबिनेट। उसी प्रकार MI मी, NI नी, MUM मम साथ में आ गया तो मिनिमम। LAP लैप, TOP टॉप, लैपटॉप। लैप के ऊपर रख के हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम उसे कहते हैं लैपटॉप। मुझे हमेशा ऐसे लगा है कि पढ़ाते समय अगर मुमकिन हो तो बीच में ही थोड़ा सा ब्रेक लेके, विशेषतः इंग्लिश जैसे विषय में जो कि कभी कभी थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, अगर किसी एक चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ तो उसको मैं लैपटॉप क्यों कहता हूँ। एक्चुअली तो कंप्यूटर है, तो जो बड़ा कंप्यूटर टेबल में रख के इस्तेमाल करते हैं उसको मैं कंप्यूटर बोलता हूँ। तो इसको लैपटॉप क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये कंप्यूटर तुम लैप के ऊपर लेके बैठते हो, ऑन टॉप ऑफ योर लैप, एंड हेंस वी कॉल इट अ लैपटॉप, राइट। सो अगर हो सके तो आप भी कीजिए। आपके मन में कभी कोई सवाल आए, हमें वैसे एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन शिक्षकों के तरफ से जब भी कुछ सवाल आता है तो बहुत ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि उसका सही से जवाब दे। तो हमसे पूछिए, अगर हमको आ पाया, आप बच्चों को बता पाए तो बच्चों के लिए भी थोड़ा बच्चों के लिए भी वो मज़ेदार होगा। उसके बाद हम ब्रॉन्ज लेवल के पश्चात, मैजिक वर्ड्स करने के पश्चात वी मूव टू सिल्वर लेवल। सिल्वर लेवल के कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम 2 चीज़ देखे। पहला था वर्ड्स विद डबल ई, तो डबल ई की आवाज़ होती है ई, और जब आप ये पढ़ाएंगे तब बच्चों को आई और डबल ई का अंतर ज़रूर बताइएगा। जैसे BIN बिन होता है कचरे का डब्बा, बट BEEN होता है बीन। SIN सिन होता है, सिन यानी पाप। SEEN होता है सीन। SIM सिम, सिम कार्ड वाला सिम। SEEM सीम। FILL फिल। FEEL फील। तो डबल ई जब किसी शब्द में आएगा तब उस डबल ई का उच्चार होगा ई, खींची हुई ई। इसलिए BEET बीट, SEEN सीन, KEEP कीप। उसी प्रकार फीड, मीट, हील। इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा भाग था वर्ड्स विद डबल ओ। तो जब किसी शब्द में ओ और एक ओ, 2 ओ, डबल ओ साथ में आए तब उसका उच्चार होगा ऊ। जैसे ROOM, रूम, BOOK बुक, SOON सून, FOOT फुट, POOL पूल, COOK कुक। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो कुछ कुछ शब्दों में मैं खींच के वो बोल रहा हूँ और कुछ कुछ शब्दों में नहीं। ROOM रूम, BOOK बुक, बुक नहीं बोलता हूँ, बुक बोलता हूँ। ROOM को रूम के बजाय रूम बोला। SOON सून खींचा है। FOOT फुट नहीं खींचा है। POOL पूल खींचा है। COOK कुक नहीं खींचा है। अभी ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन शब्दों का एक्सपोजर है। जब मैं छोटा था तब मैं ये अंतर नहीं बता पाता था। मैं आज भी काफ़ी सारे उच्चारों में गलती करता हूँ। क्यों गलती करता हूँ, क्योंकि उसके सही जवाब से मेरा अभी तक परिचय हुआ नहीं है। तो बच्चों के लिए हम क्या कहें, तो बच्चों के लिए शुरुआती के तौर पर आप बोले कि भाई तू ऊ इस्तेमाल करना, ऊ नहीं, खींचा हुआ ऊ नहीं, बिना खींचा हुआ ऊ। तो रूम नहीं बोलेगा, रूम बोलेगा। बुक नहीं बोलेगा, बुक बोलेगा। सुन नहीं बोलेगा, सुन बोलेगा। तो जब आप डबल ओ पढ़ाओगे तब उसे कहना बच्चे डबल ओ यानी ऊ। जब वो बड़ा हो जाएगा, उसका परिचय अधिक शब्दों से होते जाएगा, तब वो समझ जाएगा कहाँ खींचना है कहाँ नहीं खींचना है। किंतु सिर्फ ऊ बोलेगा तभी भी उसका पढ़ना सही होगा। अंग्रेजी शब्दों में जब डबल ओ साथ में आता है तो कुछ कुछ शब्दों में खींचे हुए ओ का इस्तेमाल नहीं होता। तो शब्दानुसार
कभी कभी डबल ओ का उच्चार होता है ऊ, और कभी कभी वो होता है खींचा हुआ ऊ। तो बच्चों को इन दो उच्चारों का अंतर कैसे समझेगा? केवल और केवल प्रैक्टिस द्वारा। तो जब आपके पास हमसे प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स आएंगे, तब हम ऐसे शब्दों को मार्क करेंगे जिनमें उच्चार खींचा हुआ ऊ है, और ऐसे शब्द जिनमें उच्चार खींचा हुआ ऊ नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग जाके एक चीज़ के और आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ। हम इसको कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, मातृभाषा का हमारी बोली अंग्रेज़ी पे प्रभाव। मैं महाराष्ट्र से हूँ। वैसे मेरे माता पिता गोवा से है, मेरी पैदाइश मुंबई की है, तो मैं मराठी बोलता हूँ। जब कोई भी महाराष्ट्रियन आदमी जब कभी भी इंग्लिश बोलता है, तब उससे कुछ शब्दों का उच्चार एकदम अलग होता है। जैसे LOVE शब्द होता है प्रेम, मराठी बोलने वाला आदमी ना इसको बोलेगा लव, एक्चुअल उच्चार होता है लव, मराठी आदमी बोलेगा लव। PEN पेन कलम, उसका उच्चार होता है पेन, बट मराठी आदमी बोलेगा पेन। अभी पेन क्यों गलत है? कि पेन नामक और एक शब्द है PAIN, यानी कि दर्द। तो PAIN पेन दर्द, PEN पेन, लेकिन मराठी आदमी बोलेगा पेन। तो अगर मैं जाके बोलूँगा मुझे पेन दो, तो वैसे हुआ कि मैं दर्द मांग रहा हूँ। जैसे महाराष्ट्र की मदर टंग इन्फ्लुएंस है, उसी प्रकार साउथ इंडिया की भी है, बंगाली की है, और सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों की भी है। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि हम ना मदर टंग इन्फ्लुएंस की तरफ ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे वो भी बोलता हूँ। मैं भले ही ज़िंदगी भर पेन को पेन बोल रहा हूँ, लेकिन उसके वजह से मैं हायर एजुकेशन में जाने से नहीं रुक पाया। मैंने पेन बोला, इसलिए मेरी इंजीनियरिंग नहीं रुकी। तो क्या हम उन मिस्टेक्स को नज़रअंदाज कर सकते हैं जिससे बच्चे का बहुत नुकसान नहीं होगा? इनफैक्ट नुकसान होगा ही नहीं, और हमारी सारी ताकत उन चीज़ों पे फोकस करे जिससे उसका फ़ायदा होगा। मैं इंग्लिश एक्सपर्ट हूँ नहीं, लीप फॉरवर्ड भी इंग्लिश एक्सपर्ट नहीं है। इसके लिए अगर मेरे बच्चे ने बिना डरे अंग्रेज़ी शब्द पढ़ा तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात है, और उस पढ़ने के दौरान अगर उससे मातृभाषा के प्रभाव के कारण उसका उच्चार सही नहीं हुआ तो मुझे काड़ी मात्र दुख नहीं है। आप जब पढ़ाएंगे, आपके बच्चे जब पढ़ने लग जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे, अरे सर जी पढ़ तो रहा है लेकिन इसका उच्चार पेन है, ये तो एक्चुअल में पेन होना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। पेन बोलने के बावजूद, पेन को पेन बोलने के बावजूद वो इंजीनियर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकता है, वो आर्किटेक्ट बन सकता है। मैं लीप फॉरवर्ड चलाता हूँ, तब तो कभी कभी काफ़ी सारी कठिनाई आती है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने में बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों को जाके मिलते हैं जो हमसे ज़्यादा होशियार है, पढ़े लिखे, अनुभवी है। तो मेरे लिए भी एक ऐसे ही व्यक्ति है जो मुझे कई सालों से मार्गदर्शन करते, तो मैं उनको महीने में 2 घंटे मिलता हूँ। उस 2 घंटे में वो मुझे सिर्फ सवाल पूछ के छोड़ देते हैं, और मुझे उसका जवाब ढूंढ के लेके आना होता है। वो व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में जो बिज़नेस हैंडल करता है, उस बिज़नेस की वैल्यू है 1000 करोड़, और उसमें उसकी टीम में लगभग 550 लोग काम करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जब अंग्रेज़ी बोलता है, बाप रे बाप, इतनी गलतियाँ करता है। उसके अंग्रेज़ी बोलने में उसका मदर टंग इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होता है कि कभी कभी लगता है क्या मैं इसको करेक्ट करूं। फिर मैं सोचता हूं, भाई तू यहाँ क्यों आया? क्योंकि ये आदमी तुझसे बेटर है, इस आदमी को तुझसे अधिक आता है,
और वो उसकी गलतियों के बावजूद आज उस मुकाम पे पहुंचा है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पहुंच जाए। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस या किसी भी और मिस्टेक से अगर अपना बच्चा उच्चार में चूक कर रहा है, उच्चार में गलती कर रहा है, लेकिन पढ़ने से डर नहीं रहा है, तो अपना काम हो गया है। माफ़ कीजिए, टीचर खुद बीच बीच में भटक जाता हूँ। आप समझ सकते हो कि ये अपने साथ ये बिहेवियर जुड़ जाता है कि थोड़ा सा बात करने को बोल दिए तो पूरा लेक्चर बात कर लिए।